धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया। हर साल करोड़ों बच्चे एक ही उम्मीद से स्कूल जाते हैं कि पढ़ाई उनकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन अगर सिस्टम ही उनके खिलाफ काम कर रहा हो तो सोचिए, एक तरफ सरकारी स्कूल खाली होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स एक मल्टी बिलियन रुपीस के इंडस्ट्री बन चुके हैं। और एग्जाम अब वो सिर्फ नॉलेज टेस्ट करने का जरिया नहीं रहा, उसके आसपास एक पूरी इकोनॉमी खड़ी हो चुकी है। तो अब सवाल यह है, क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वाकई में बच्चों का फ्यूचर बना रहा है या फिर धीरे धीरे एक बिजनेस मॉडल में बदलता जा रहा है? आज हम इस सिस्टम की परतों को एक एक करके खोलेंगे। भारत में प्राइवेट स्कूल इतना बड़ा स्कैम चला रहा है जिसने सारी हदें क्रॉस कर दी है। अपनी मन मर्जी से कभी भी फीस बढ़ा देते हैं। 2024-25 का जो सेशन था उसमें इन्होंने 40% का हाइक किया, 24-25 में इन्होंने 33% का हाइक किया। नाउ मोर देन 18% हाइक इन द फी विदाउट एनी नोटिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। और अगर ये मनमानी फीस ना मिले तो बच्चों को हॉस्टेज तक बना लेते, उन्हें वॉशरूम तक नहीं जाने दिया जाता, उन्हें पूरी क्लास के सामने ह्यूमिलिएट किया जाता। हमारे देश में हर दिन 22 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। सरकारी स्कूल पर तालाबंदी। सरकारी स्कूलों की संख्या घटेगी। सरकारी स्कूलों के बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया। एक वक्त था जब गांव के सरकारी स्कूल ही बच्चे की पहली पहचान हुआ करते थे। वहीं से डॉक्टर निकलते थे, इंजीनियर्स निकलते थे, IAS ऑफिसर निकलते थे। लेकिन आज वही सरकारी स्कूल धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। और सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है कि बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं, सवाल ये है कि लोगों का भरोसा सरकारी स्कूल से क्यों उठ रहा है। इंडिया का स्कूल एजुकेशन सिस्टम इस वक्त अपने सबसे बड़े स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन से गुजर रहा है। दशकों से सरकार एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रही है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जैसे कानून लाए गए, फाउंडेशन लेवल पे एनरोलमेंट लगभग यूनिवर्सल हो चुका है, फिर भी ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहानी सुना रही है। आज लाखों नहीं करोड़ों स्टूडेंट सरकारी स्कूल्स को छोड़कर प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं और इसके पीछे कई वजह है। कई स्कूल्स में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। एक ही टीचर्स पूरी 3 से 4 क्लासेस को पढ़ाता है, जिसे मल्टी ग्रेड टीचिंग कहते हैं। और ऊपर से स्कूल्स कंसोलिडेशन जैसे नए पॉलिसीज। हाँ, ASER 2024 के मुताबिक पेंडेमिक के बाद फाउंडेशन लिटरेसी में रिकवरी जरूर हुई है, लेकिन जैसे ही बच्चे सेकेंडरी लेवल तक पहुंचते हैं सिस्टम लड़खड़ाने लगता है, रिटेंशन अचानक से गिर जाता है और यहीं से सामने आती है एक बड़ी प्रॉब्लम, लर्निंग पॉवर्टी। आज कई स्टेट्स में सरकारी स्कूल धीरे धीरे लास्ट ऑप्शन बनते जा रहे हैं। जिनके पास प्राइवेट स्कूल्स का खर्चा उठाने की कैपेसिटी है वो प्राइवेट स्कूल ही चूज करते हैं, और जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं उनके लिए सिर्फ सरकारी स्कूल ही बचता है। और यही इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा वार्निंग साइन है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक परसेप्शन है तो नंबर देख लीजिए, और नंबर काफी अनकंफर्टेबल हैं। UDISE प्लस 2025-26 के हिसाब से 2022 से 2023 में गवर्नमेंट और एडेड स्कूल्स का नेशनल एनरोलमेंट शेयर 65% था और आज वही गिरकर 58% रह गया है। इसी पीरियड में प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स का शेयर 33% से बढ़कर 40% हो गया है सिर्फ 4 सालों में। गवर्नमेंट स्कूल्स ने 1.53 करोड़ स्टूडेंट खो दिए, यानी 21% का डिक्लाइन। और वहीं प्राइवेट स्कूल्स ने इसी दौरान 51 लाख नए स्टूडेंट्स ऐड किए, यानी 14% का ग्रोथ। क्लास 1 एडमिशंस को देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में 79% बच्चे प्री स्कूल्स एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में यही फिगर 84% है। अब सबसे डिस्टर्बिंग नंबर सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ रिटेंशन सिर्फ 51.9% है। मतलब हर 2 बच्चों में से एक बच्चा बीच रास्ते में ही पढ़ाई छोड़ देता है। और प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। बिहार में एलिमेंट्री लेवल पर 1,92,097 टीचर वैकेंसी हैं और उत्तर प्रदेश में 1,26,028 और पूरे देश में 1.52 लाख स्कूल्स ऐसे हैं जहां फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है। जबकि प्राइवेट स्कूल्स में 70.9% के आसपास कंप्यूटर्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स में तो अभी तक बिजली भी नहीं पहुंची। और इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी इंडिया का टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स सेंटर और स्टेट्स का मिलाकर GDP का सिर्फ 4.1% है। ये सिर्फ स्टैटिक्स नहीं है, ये उन बच्चों की कहानी है जिनका फ्यूचर इस सिस्टम के भरोसे है। अब आते हैं उस पॉलिसी पर जिसने इस क्राइसिस को और तेज कर दिया, स्कूल कंसोलिडेशंस। पेपर पर यह आइडिया काफी सिंपल लगता है, छोटे और लो एनरोलमेंट स्कूल्स को मर्ज करो, रिसोर्सेस बचाओ और बड़े स्कूल्स को मैग्नेट स्कूल्स बनाओ। सुनने में काफी लॉजिकल लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी काफी अलग निकली। 2020 से 2025 के बीच 18,727 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो गए और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं बच्चों पर पड़ा। जब भी स्कूल घर से दूर चला जाता है तो सबसे पहले लड़कियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। सेफ्टी कंसर्न्स बढ़ते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह अवेलेबल नहीं होता और कई रूरल फैमिलीज अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर देती है। उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राइमरी स्कूल्स मर्ज हुए और उसी साल 56,000 लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। गुजरात में 5,000 स्कूल्स बंद हुए और ड्रॉप आउट केसेस में 341% का स्पाइक देखने को मिला। अब सोचिए कैसे भी करके स्कूल बंद नहीं हुए, मर्ज नहीं हुए, तो क्या स्कूल की बिल्डिंग अगर बची हुई है तो क्या वो सेफ है? राजस्थान में 1990 के DPEP प्रोग्राम के दौरान बनी हजारों स्कूल्स बिल्डिंग आज अपनी इंजीनियरिंग लाइफ को क्रॉस कर चुकी है। इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर ऑडिट भी नहीं हुआ और 2025 में पिपलोडी विलेज मॉर्निंग में प्रेयर चल रही थी, तभी स्कूल की छत गिर गई।
7 बच्चों की मौत हो गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि राज्य में 86,934 क्लासरूम्स रिपेयर की कंडीशंस में हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट 20,000 करोड़ और एनुअल रिपेयर बजट सिर्फ 375 करोड़। ये सिर्फ बजट की कमी नहीं है, ये सिस्टम की प्रायोरिटीज का सवाल है। सोचिए अगर किसी देश की सबसे बड़ी जरूरत एक बिजनेस बन जाए तो क्या होगा, क्योंकि जब पब्लिक सिस्टम कमजोर पड़ता है तो मार्केट कभी खाली नहीं रहता, कोई ना कोई उस खाली जगह को भर देता है। और इंडिया में एग्जैक्टली यही हुआ। आज प्राइवेट स्कूल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और एडटेक कंपनीज सिर्फ एजुकेशन का हिस्सा नहीं है, ये एक $multi-billion की इंडस्ट्री बन चुकी है। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसकी ग्रोथ का फ्यूल है हर पेरेंट्स का डर, हर स्टूडेंट्स का प्रेशर, हर फैमिली का सपना। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे यानी HCES एक बहुत अनकंफर्टेबल बात बताता है। एजुकेशन अब सिर्फ एक पब्लिक सर्विस नहीं रही, बहुत सारी फैमिलीज के लिए ये हर महीने का सबसे भारी खर्चा बन चुका है। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे एजुकेशन धीरे धीरे व्यापार बन गई है और कैसे स्कूल सिर्फ फीस से नहीं बल्कि हिडन चार्जेस से भी कमाते हैं और कैसे एक डिग्री का सपना कई फैमिली को कर्ज के जाल में ढकेल देता है। सबसे पहले खर्च की बात करते हैं। HCES 2023-2024 के मुताबिक अर्बन हाउस होल्ड अपने नॉन फूड मंथली एक्सपेंडिचर का 5.97 यानी कि एवरेज 418 रुपए हर महीने सिर्फ एजुकेशन पे खर्च करते हैं। रूरल हाउस होल्ड के लिए ये फिगर 3.24% है यानी एवरेज 133 रुपए पर मंथ। अब स्टेट वाइज देखिए, अर्बन इंडिया में एजुकेशन सबसे महंगा पड़ता है। तेलंगाना में जहाँ ये नॉन फूड एक्सपेंडिचर का 12.79% कंज्यूम करता है और रूरल एरियाज में सबसे ऊपर है हरियाणा, जहां ये हिस्सा 9.2% तक पहुंच जाता है। यहाँ एक कॉमन पैटर्न दिखाई देता है, जितना ज्यादा डिपेंडेंस प्राइवेट स्कूल्स और कोचिंग पर उतना ही ज्यादा खर्चा। और कोचिंग इंडस्ट्रीज वो तो अपनी अलग ही इकोनॉमी बन चुकी है। डाटा एंड टेलो मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में इंडियन टेस्ट प्रिपरेशन मार्केट की वैल्यूएशन लगभग $3.2 बिलियन तक पहुंच चुकी है। एक कोचिंग फ्रेंचाइजी खोलने का स्टार्टअप कॉस्ट 15 लाख से 90 लाख तक जा सकता है और स्टूडेंट से ली जाने वाली फीस 25,000 से 1.5 लाख तक। नीट, JEE, UPSC कंपटीशन जितना बड़ा बिजनेस उतना ही बड़ा। और इसी रेस का एक और साइड इफेक्ट है एजुकेशन लोन। RBI ट्रेंड एंड प्रोसेस रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ग्रोस एजुकेशन लोन का NPAs 7% से घटकर 2% तक आ गया है। लेकिन 10 लाख से नीचे वाले लोन ब्रैकेट्स में स्ट्रेस आज भी काफी ज्यादा है, यानी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, बस थोड़ी देर के लिए छुप गई है। एक पेरेंट जब स्कूल की फीस भरता है तो उसे लगता है कि बस फीस ही तो देनी है, लेकिन असल बिल उसके बाद शुरू होता है। प्राइवेट एजुकेशन का बिजनेस सिर्फ ट्यूशन से नहीं चलता, ये चलता है हिडन कॉस्ट पर। क्योंकि पेरेंट्स के पास चॉइस बहुत कम होती है तो स्कूल्स इस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं। प्राइवेट स्कूलिंग और कोचिंग आज लग्जरी नहीं बल्कि मजबूरी बन चुकी है। इसीलिए इकोनॉमिक्स इसे इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। डिमांड कम नहीं होती चाहे प्राइस कितना भी बढ़ जाए। और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर कई इंस्टीट्यूशंस मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं। इसका एक शॉकिंग एग्जांपल मध्य प्रदेश से है। हाईकोर्ट इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक्स मैंडेटरी कर रहे थे, जिन पर फेक या डुप्लीकेट ISBN नंबर्स प्रिंट किए गए। ये बुक्स ओपन मार्केट में मिलती ही नहीं थी, इसलिए वेंडर्स उनकी प्राइस आर्टिफिशियली बढ़ा रहे थे। और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये एक्स्ट्रा पैसा सेल अकाउंट्स के थ्रू स्कूल मैनेजमेंट सोसाइटी तक वापस पहुंचता था। सिर्फ सैंपल स्कूल में ही पेरेंट्स से लगभग 53 लाख एक्स्ट्रा पैसे वसूल किए गए। इसके बाद कुछ स्टेट्स ने रूल्स और रेगुलेशंस भी लाए। उत्तर प्रदेश सेल्फ फाइनेंस इंडिपेंडेंस स्कूल एक्ट के तहत एनुअल फीस इंक्रीज को 5% प्लस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तक लिमिट किया गया और स्कूल्स को मना किया गया कि वो पेरेंट्स को किसी भी स्पेसिफिक शॉप से बुक्स या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। पंजाब ने भी 2026 में एक और कदम उठाया। एनुअल फीस हाइक को 5% तक कैप किया गया और अगर पेंडेमिक के 3 सालों में क्यूमुलेटिव फीस इंक्रीज 15% से ज्यादा हुआ हो तो पेरेंट्स को रिफंड देना मैंडेटरी कर दिया गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। स्कूल के पैरेलल भी एक एजुकेशन सिस्टम खड़ा हो चुका है, कोचिंग। और कई स्टूडेंट्स के लिए ये असली एजुकेशन सिस्टम बन गया है। कोटा, दिल्ली, हैदराबाद, आज ये सिर्फ सिटीज नहीं कोचिंग कैपिटल बन चुके हैं। यहाँ कोचिंग कंपनीज 30% से 45% तक के प्रॉफिट मार्जिन पर ऑपरेट करती हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है एलन करियर इंस्टीट्यूट। बोधी टी सिस्टम से $600 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद इसकी वैल्यूएशन $1.2 बिलियन से भी ऊपर पहुंच चुकी है और अब ये कंपनी IPO लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन जहां किसी इंडस्ट्री का वैल्यूएशन बढ़ता है वहीं किसी और की फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ती है और एजुकेशन इंडस्ट्री में वो बर्डन बियर करता है एक आम इंडियन फैमिली। जिन फैमिलीज का एनुअल इनकम 10 लाख से कम है उनका हिस्सा लगभग 3/4 एजुकेशन लोन के ओरिजिनेशन में है। लेकिन जब डिग्री कंप्लीट होने के बाद अच्छी नौकरी ना मिले तो EMI कैसे भरे हैं। इसी वजह से रिसेंट ईयर में रिटेल एजुकेशन सेक्टर के फ्रेश NPA का 78% इन्हीं लोअर इनकम हाउस होल्ड से आया है। बैंक्स ने NPAs तो 7% से 2% तक ला दिए, लेकिन डिस्ट्रेस वहीं का वहीं है। और जब एजुकेशन लोन मिलना मुश्किल हो जाता है तो कई फैमिली अपना सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेने पर मजबूर हो जाती है। एक सपने की कीमत कभी कभी पूरी फैमिली की
फाइनेंशियल सिक्योरिटी बन जाती है। एजुकेशन को रेगुलेट कैसे किया जाए, इस बात पर देश दो हिस्सों में बट गया है। एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट और पेरेंट एसोसिएशन है, उनका कहना है फीस कैप जरूरी है ताकि प्रॉफिट टेयरिंग रुक जाए और फैमिली पर फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल प्रेशर कम पड़े। वो उन ट्रेजिक इंसिडेंट्स का भी जिक्र करते हैं जहां पेंडिंग स्कूल फीस की वजह से स्टूडेंट्स ने अपनी जान तक दे दी। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स, मैनेजमेंट्स और कई जुडिशियल रूलिंग्स है, उनका कहना है स्कूल को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। 2026 के एक लैंडमार्क दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट में कहा गया कि प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स को एकेडमिक सेशन के शुरू में फीस बदलने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है जब तक कोई कैपिटेशन फीस या प्रूवन कमर्शलाइजेशन ना हो। कोर्ट का मानना था कि स्कूल को फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टैट्यूटरी लायबिलिटी के लिए डेवलपमेंट फंड्स कलेक्ट करने की पूरी आजादी होनी चाहिए और बहुत ज्यादा रेगुलेटरी कंट्रोल आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ हो सकता है। और शायद इस चैप्टर का सबसे अनकंफर्टेबल सच यही है, एजुकेशन अब सिर्फ पढ़ाई नहीं रही, ये एक इकोनॉमी बन चुकी है। एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों की जेब से निकलता है जो उसे अफोर्ड करने की सबसे कम कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन अगर एजुकेशन एक बिजनेस बन चुकी है तो एग्जाम तो पूरी की पूरी ब्लैक इकोनॉमी बन चुकी है। और यहीं से शुरू होता है इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे डार्क चैप्टर। सोचिए, आपने एक एग्जाम के लिए 2 साल मेहनत की, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई की, सोशल लाइफ सेक्रीफाइस की, फैमिली ने लाखों रुपए कोचिंग पर खर्च किए और एग्जाम के अगले दिन एक व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, पेपर कल रात ही लीक हो गया था। बस एक मैसेज और सालों की मेहनत 1 सेकंड में बेकार। ये सिर्फ चीटिंग नहीं है, ये भरोसे का मर्डर है। और इंडिया में ये 1-2 बार नहीं हुआ, बार बार हुआ है। आज इंडिया का पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम सिर्फ वीक नहीं हुआ है, कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके अंदर एक पूरी पेपर लीक इकोनॉमी खड़ी हो चुकी है। नीट माफिया पे थिंक स्कूल ने ये वाली वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ये कोई छोटी मोटी एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क है जिसका हाथ एग्जाम प्रोसेस के लगभग हर स्टेज पे पहुंच चुका है। क्वेश्चन पेपर बनाने वाले एक्सपर्ट्स, प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, डिजिटल स्कैनिंग वेंडर्स, स्टोरेज रूम्स, हर जगह कहीं ना कहीं सिस्टम वल्नरेबल है और इसके पीछे 2 दशकों में इसी वल्नरेबिलिटी की वजह से करोड़ों स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम देने पड़े। मेंटल स्ट्रेस अलग, करियर डिले अलग और फाइनेंशियल लॉसेस उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। और सबसे हैरानी की बात, इतने सारे स्कैंडल्स के बाद भी मास्टरमाइंड को सजा दिलाना आज भी सिस्टम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। अगर आपको लगता है कि ये कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं तो नंबर देख लीजिए। 2005 से 2026 के बीच देश के 21 स्टेट्स में 220 मेजर एग्जाम फ्रॉड डॉक्यूमेंट किए गए और एस्टीमेट के मुताबिक इसका असर पड़ा 10 करोड़ स्टूडेंट्स पर। लेकिन असली एक्सप्लोजन 2015 के बाद आया। 2015 के बाद 148 पेपर लीक केसेस, यानी हर साल एवरेज 12 मेजर पेपर लीक। लगभग 70% केसेस में क्वेश्चन पेपर स्मार्टफोन के जरिए लीक हुए। अब सबसे शॉकिंग स्टैटिक, सीबीआई का कन्विक्शन रेट पोस्ट 2015 के बाद 17 मेजर केसेस में मास्टरमाइंड्स के अगेंस्ट 0 कन्विक्शंस। 0 अक्सर क्या होता है, चार्जशीट टाइम पे फाइल नहीं होती या इन्वेस्टिगेशन अधूरी रह जाती है और अक्यूज डिफॉल्ट बेल लेकर बाहर आ जाते हैं। और इस पूरे बिजनेस की मार्केट वैल्यू एक कैंडिडेट से 10 लाख से 30 लाख तक वसूल किए जाते हैं और हर एग्जाम साइकिल में ये सिंडिकेट सैकड़ों करोड़ रुपए कमा लेते हैं। अब जरा इस धोखे की टाइमलाइन देखते हैं। ये प्रॉब्लम कोई नई नहीं है, बस हर साल इसका नाम बदल जाता है। व्यापम स्कैम मध्य प्रदेश, मेडिकल और गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, बोर्ड ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, मिडलमैन्स, इम्पर्सनेटर्स, लीक आंसर की सब कुछ एक ही नेटवर्क का हिस्सा था। 2000 से ज्यादा अरेस्ट हुए और इस स्कैंडल को और भी डिस्टर्बिंग बना दिया विसल ब्लोअर्स के दर्जनों अननेचुरल डेथ ने। 2016 से 2022 के बीच वेस्ट बंगाल एसएससी एग्जाम, यहाँ पेपर लीक से भी आगे की कहानी थी। OMR स्कैनिंग एक प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स हुई। ओपन टेंडर के बिना इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक डिजिटल रिकॉर्ड्स बदले गए और टीचिंग जॉब्स 15 लाख से 20 लाख में बेची गई। रिजल्ट क्या हुआ, 25,753 अपॉइंटमेंट्स कैंसिल। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर पार्था चैटर्जी के एसोसिएट के पास 49 करोड़ से ज्यादा कैश रिकवर किए। फरवरी 2024 यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स, 48 लाख कैंडिडेट, एक ही एग्जाम एक ही लीक और पूरा एग्जाम कैंसिल। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक लीक अहमदाबाद के कॉम्प्रोमाइज प्रिंटिंग प्रेस से शुरू हुआ और मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा के नेटवर्क ने व्हाट्सएप के थ्रू पूरा पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया। मई 2024 नीट यूजी, इस बार कंट्रोवर्सी नेशनल लेवल की थी। झारखंड के हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के कंट्रोल रूम से क्वेश्चन पेपर के ट्रक्स इंटरसेप्ट हुए। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक डिजिटल लॉक्स को बाईपास किए गए, पेपर की फोटो खींची गई, पटना में MBBS स्टूडेंट्स ने उसे सॉल्व किया और फिर पेइंग कैंडिडेट तक सेफ हाउस के थ्रू पहुंचाया गया। और इस नेटवर्क का अलेज मास्टरमाइंड राजीव मुखिया है। हालांकि नीट एग्जाम लीक की वजह से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा और ये इस्तीफा उन्होंने आसानी से नहीं दिया। उसके लिए स्टूडेंट्स ने 1 महीने तक काफी दर्दनाक और पेनफुल प्रोटेस्ट किया। अब सवाल है, हर बार पेपर लीक होता है कैसे? आंसर सप्लाई चेन में छुपा हुआ है। एक पेन एंड पेपर एग्जाम सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर नहीं होता, वो एक लंबी चेन होती है। एग्जाम सेटर्स, प्रिंटिंग प्रेस, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक स्ट्रॉन्ग रूम्स, एग्जाम सेंटर्स और हजारों लोग, और जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा वीक पॉइंट्स। हर हैंडओवर एक पोटेंशियल लीक पॉइंट बन जाता है। लेकिन यहाँ एक और भी डेंजरस पैटर्न दिखता है, क्रिमिनल साइकिलिंग, यानी वही लोग अलग अलग स्टेट्स के पेपर लीक में बार बार नजर आते हैं। राजीव नयन मिश्रा सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल लीक में ही नहीं,
इन्वेस्टिगेटिव रिकॉर्ड्स के मुताबिक यूपीआरओ, एआरओ और एनएचएम स्टाफ नर्स एग्जाम फ्रॉड में भी उसका नाम आ चुका था। उसके साथ था रवि अत्री, जो 2015 के AIPMT इलेक्ट्रॉनिक लीग का भी जाना पहचाना नाम था। और राजीव मुखिया नीट 2024 से बहुत पहले से उस पर एग्जाम फ्रॉड के एलिगेशन लगते रहे। उसका नाम 2016 के बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक में भी सामने आ चुका था। यानी चेहरे वही, बस एग्जाम बदलते रहे। और शायद यही सिस्टम सबसे ज्यादा फेल होता है। कई बार एजेंसी 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती। कई बार डिजिटल एविडेंस प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं होता और रिजल्ट टॉप अक्यूज डिफॉल्ट बेल लेकर बाहर आ जाते हैं। UGC नेट 2024 केस इसका एक और एग्जाम्पल था। इस एग्जाम से 11 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स अफेक्टेड हुए। बाद में CBI ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। इसमें कहा गया कि एलिज लीक एक डॉक्टर स्क्रीनशॉट पर बेस्ड था, लेकिन इस पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के लिए किसी भी ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया। पेपर लीक का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ एग्जाम कैंसिल नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान होता है भरोसे का टूटना। जब गवर्नमेंट जॉब या मेडिकल सीट्स पैसे और कनेक्शन के दम पर मिलने लगे तो नुकसान सिर्फ ऑनेस्ट स्टूडेंट्स का नहीं होता, पूरा सिस्टम कमजोर हो जाता है। क्योंकि कल यही लोग डॉक्टर बनेंगे, यही लोग ऑफिसर्स बनेंगे, यही एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। और दूसरी तरफ लाखों स्टूडेंट्स प्रिपरेशंस, कैंसिलेशंस, री एग्जाम और फिर प्रिपरेशंस इस एंडलेस साइकिल के फेज में फंसे रहते हैं। मेंटल हेल्थ खराब होती है, करियर डिले होता है और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स में एंट्री भी सालों तक टल जाती है, और जिसका इकोनॉमिक कॉस्ट शायद कभी भी एक्यूरेटली मेजर किया ही नहीं जा सकता। इस क्राइसिस के बाद जून 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने द पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट लागू किया। इस लॉ के तहत ऑर्गेनाइज पेपर लीक सिंडिकेट्स के लिए 5 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 1 करोड़ तक का फाइन। साथ ही इन ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल भी बना दिया गया। सुनने में काफी सख्त लगता है, लेकिन कई पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स और क्रिमिनोलॉजिस्ट ने एक और सवाल उठाया, अगर कन्विक्शन ही ना हो तो पनिशमेंट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ेगा? उनका कहना है जब तक इन्वेस्टिगेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जब तक मास्टरमाइंड को सजा नहीं होगी, तब तक नए लॉ सिर्फ कागज पर ही सख्त रहेंगे। क्योंकि जो लोग जानते हैं कि उन तक कानून पहुंच ही नहीं पाएगा, तो उनके लिए पनिशमेंट सिर्फ एक बिजनेस का कॉस्ट बन जाता है। और शायद इसीलिए इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा सवाल पेपर लीक नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है क्या हम कभी इस सिस्टम पर दोबारा भरोसा कर पाएंगे? और अगर जवाब हाँ है तो फिर अगला सवाल और भी इम्पोर्टेंट है, इस सिस्टम को ठीक कैसे किया जाए? यहीं से शुरू होता है इस डॉक्यूमेंट्री का आखिरी चैप्टर। 3 चैप्टर, 3 अलग कहानियां। एक तरफ खाली होते सरकारी स्कूल, दूसरी तरफ एजुकेशन का बढ़ता हुआ बिजनेस और तीसरी तरफ पेपर लीक की ब्लैक इकोनॉमी। लेकिन हर क्राइसिस एक और चीज लेकर आता है, एक मौका सिस्टम को दोबारा डिजाइन करने का। सवाल ये नहीं है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, सोल्यूशन तो दुनिया के कई देशों ने ढूंढ लिया है। असली सवाल है क्या इंडिया उनसे कुछ सीखने के लिए तैयार है? एक बात दुनिया भर के एक्सपीरियंसेस से बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ बैन लगाने से सिस्टम नहीं बदलता, लेकिन पब्लिक स्कूल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करना लॉन्ग टर्म में ज्यादा सस्टेनेबल रिजल्ट देता है। और अगर एग्जाम को बचाना है तो सिर्फ नए लॉ नहीं, नई टेक्नोलॉजी भी चाहिए। ब्लूप्रिंट हमारे पास है, चैलेंज उस ब्लूप्रिंट को ग्राउंड रियलिटी में बदलने का है। दुनिया ने क्या किया है? सबसे पहले चाइना ने डबल रिडक्शन पॉलिसी लाई। ऑब्जेक्टिव था K-12 ट्यूशन को बंद करना, स्टूडेंट्स का प्रेशर और पेरेंट्स का फाइनेंशियल बर्डन को कम करना। लेकिन रिजल्ट्स उल्टा निकला, 1 करोड़ से ज्यादा जॉब्स खत्म हो गई, बिलियंस का टैक्स रिवेन्यू भी चला गया और कोचिंग इंडस्ट्री खत्म होने की बजाय अंडरग्राउंड चली गई। अब ट्यूशंस और महंगी हो गई और सिर्फ अमीर फैमिलीज ही हिडन ट्यूटर्स को अफोर्ड कर पा रही थी। इनइक्वालिटीज कम होने के बजाय और बढ़ गई। दूसरा एग्जांपल है साउथ कोरिया। यहाँ प्राइवेट कोचिंग सेंटर यानी हैकवॉन्ग्स पर 10 बजे रात के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। मकसद था स्टूडेंट्स की लाइफ में बैलेंस लाना, लेकिन यहाँ भी डिमांड कम नहीं हुई। पेरेंट्स ने नए रास्ते ढूंढ लिए, लेट नाइट प्राइवेट ट्यूटर्स, ऑनलाइन क्लासेस और हाई इनकम स्टूडेंट्स फिर भी एडवांटेज में रहे। रिजल्ट अपॉर्चुनिटी गैप और भी बड़ा हो गया। अब तीसरा एग्जांपल वियतनाम, और यहीं पे कहानी बदलती है। वियतनाम ने कोचिंग को रोकने की जगह पब्लिक स्कूल्स को और मजबूत बनाना चूज किया। जीडीपी पर कैपिटा कम होने के बावजूद भी पब्लिक एक्सपेंडिचर का लगभग 20% एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया। टीचर अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई, रेगुलर पीयर रिव्यू लाए, टारगेटेड फंडिंग दी, पेरेंट्स को पब्लिक स्कूल्स के साथ एक्टिवली जोड़ा। और आज वियतनाम के स्टूडेंट्स कई OECD कंट्रीज को भी PISA स्कोर्स में आउट परफॉर्म करते हैं। 3 देश, 3 पॉलिसी, 2 फेल और 1 सक्सेसफुल। और शायद सबसे बड़ा लेसन भी यही है, लोगों को प्राइवेट कोचिंग से दूर करना काफी मुश्किल है, लेकिन पब्लिक स्कूल्स को इतना अच्छा बनाना कि कोचिंग की जरूरत कम पड़ने लगे, वही असली सॉल्यूशन है। सबसे पहला रिफॉर्म एग्जाम्स। अगर पेपर लीक रोकना है तो सिक्योरिटी गार्ड बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, पूरा सिस्टम बदलना होगा। हाई स्टेक्स एग्जाम्स को पेपर बेस्ड लॉजिस्टिक्स से निकलकर सिक्योर डिजिटल इकोसिस्टम में जाना होगा, एक जीरो टच आर्किटेक्चर के साथ। इसका मतलब सबसे पहले डायनामिक पेपर जनरेशन। आज क्वेश्चन पेपर हाफ टोन प्रिंट होते हैं, इसके बीच लीक का रिस्क शुरू हो जाता है। अगर AI ड्रिवन इनक्रिप्टेड रिपोजिटरीज यूज की जाए तो एग्जाम शुरू होने से कुछ सेकंड पहले हर कैंडिडेट के लिए अलग रैंडमाइज पेपर जनरेट किया जा सकता है, जिससे एडवांस पेपर लीक लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। दूसरा, लोकल सर्वर इंक्रिप्शंस। इंडिया के हर स्कूल में रिलायबल इंटरनेट नहीं है, इसीलिए इनक्रिप्टेड क्वेश्चन बैंक पहले लोकल सर्वर पर स्टोर किए जा सकते हैं, लेकिन वो तब तक अनलॉक ही ना हो जब तक एग्जाम टाइम के एग्जैक्ट टाइम पर नेशनल हेडक्वार्टर से मल्टी फैक्टर डिस्क्रिप्शन की रिसीव ना हो जाए। और तीसरा, AI प्रॉक्टरिंग और बायोमेट्रिक्स। सिर्फ ह्यूमन इन्विजिलेटर पर डिपेंड रहने के बजाय
फेशियल रिकॉग्निशन, गैस ट्रैकिंग और एम्बिएंट ऑडियो मॉनिटरिंग जैसे सिस्टम रियल टाइम मैल प्रैक्टिस डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पेपर लीक रोक देना ही काफी नहीं होगा, स्कूल्स को भी बचाना होगा। स्कूल कंसोलिडेशंस को सिर्फ स्प्रेडशीट के नंबर देखकर इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। नेबरहुड स्कूल्स खासकर लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर कंसोलिडेशंस अनअवॉइडेबल हो तो स्टेट को सिक्योर एंड फुल फंडेड ट्रांसपोर्ट की गारंटी देनी होगी। और मिड डे मील स्कीम शायद इंडिया के सबसे सक्सेसफुल एजुकेशन पॉलिसी में से एक है। ये सिर्फ बच्चों का पेट नहीं भरती, अटेंडेंस बढ़ाती है, लर्निंग इंप्रूव करती है और कम्युनल ईटिंग के थ्रू कास्ट बैरियर को भी चैलेंज करती है। और अगर इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तक एक्सपेंड किया जाए तो पॉवर्टी की वजह स्कूल मिस करने वाले बच्चों की जनसंख्या कम हो सकती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? और यहीं से सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है। नेशनल और स्टेट लेवल एग्जाम को हाई सिक्योरिटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग ग्रिड में शिफ्ट करना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगता है। और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, इंडिया में आज भी 7 लाख से ज्यादा एलिमेंट्री टीचर्स वैकेंसी हैं, उन्हें फिल करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए एजुकेशन स्पेंडिंग जीडीपी के करंट लगभग 4% से काफी ऊपर ले जाना पड़ेगा। इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत एक खाली क्लासरूम से हुई थी, और शायद यही इस पूरी कहानी का सिंबल है। एक क्लासरूम जो सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, वो बनता है भरोसे से। जब पेरेंट्स को भरोसा होता है तो बच्चे स्कूल जाते हैं, जब स्टूडेंट्स को भरोसा होता है तो सालों तक मेहनत करते हैं, और जब सोसाइटी को भरोसा होता है तब मेरिट जीतती है। लेकिन जब स्कूल्स बंद होने लगे, एजुकेशन एक बिजनेस बन जाए और एग्जाम्स एक लॉटरी, तो सिर्फ सिस्टम फेल नहीं होता, पूरी जनरेशन का कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। अब सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सवाल ये है कि क्या हम एजुकेशन को खर्च समझते हैं या इन्वेस्टमेंट? क्या हम सिर्फ नए लॉ बनाएंगे या उन्हें लागू भी करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने बच्चों को एक ऐसा सिस्टम दे पाएंगे जहां सक्सेस मेहनत से मिले, ना कि पैसे, कनेक्शन या लीक पेपर से? क्योंकि हर बार जब एक स्कूल की घंटी बजती है तो सिर्फ एक क्लासरूम शुरू नहीं होती, उस वक्त देश का फ्यूचर लिखा जा रहा होता है। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और वीडियो के आखिरी में मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये चैनल मैं अकेला बिल्ड कर रहा हूँ, कोई बड़ी टीम नहीं, कोई महंगे गैजेट नहीं। तो अगर आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।